सेशन को बंद करके चैप्टर कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 12 है। इसमें ये एक इंटरेस्टिंग कोट है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का। ये दोज हु लुक ओनली टू द पास्ट और प्रेजेंट आर सर्टेन टू मिस द फ्यूचर। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि जो लोग माजी और प्रेजेंट ही को सिर्फ देखते रहेंगे वो फ्यूचर को मिस कर देंगे। तो मकसद क्या है कि फ्यूचर की प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 स्ट्रेटजी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये इसी के ऊपर फोकस्ड है। तो स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स इसके अंदर कवर होंगे। बिजनेसेस को एनालाइज कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या टूल्स हैं, और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट प्लेस और जो कंपनीज ग्लोबल जाती हैं उसके हवाले से चंद टिप्स एंड ट्रिक्स और चंद टर्मिनोलॉजीज उसकी वो हम लोग टच करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ओपनिंग केस है एविएशन स्टडी के ऊपर। एविएशन बहुत दिलचस्प हिस्ट्री है इंसान की। जब से उसने परिंदों को देखा उड़ते हुए, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि किसी तरह मैं भी जो है ना वो परवास करूं। तो बहुत सारी अटेम्प्ट्स की गई माजी में भी कि इंसान किसी तरह उड़ सके। हत्ता कि आता है लियोनार्डो डा विंची जो कि तकरीबन 500 साल पहले तक 15th सेंचुरी में फेमस तो हुआ वो एज एन आर्टिस्ट, लेकिन उसने भी कोशिश की थी। तो एक ड्राफ्ट बनाया था फर्स्ट प्रवास के लिए, लेकिन जो इसकी बहरहाल इवेंचुअली सक्सेस हुई वो जाके जो फेमस नाम आता है राइट ब्रदर्स का आता है कि 1903 में उन्होंने वो जहाज बनाया जिसकी कम्बिनेशन ऑफ पावर और कंट्रोल इफेक्टिव थी, और इवेंचुअली हाई स्पीड के अंदर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री बनी, हत्ता के कमर्शियल फ्लाइट सिर्फ 1914 ही के अंदर कॉमन होनी शुरू हुई। पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो तकरीबन 2 महीने पहले स्टेब्लिश हुई है। ओपन स्काई पॉलिसी है, तब फॉरेन ब्रांड इसलिए इसमें बहुत सारे ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अंदर ये एक रफली जून 2016 का एस्टिमेटेड मार्केट शेयर है। CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी, उनकी अमूमन रिपोर्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, उसके ऊपर से डाटा लिया जाए। तो PAA का शेयर अनफॉर्चुनेटली ट्रिम हो रहा है, आप कह रहे हैं स्किम हो रहा है, और एमिरेट्स का बढ़ता चला जा रहा है। और इसके अंदर इसी तरह बाकी सारी डिफरेंट एयरलाइंस जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं उनके मार्केट शेयर दिए हमें। बाकी इसमें ये भी दिलचस्प चीज़ है कि एमिरेट्स जो है ना वो यूटिलाइज कर रहा होता है एयरबस बोइंग 777, जिसकी बोइंग 777 जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट, बल्कि सॉरी एयरबस 380 जो है ना वो 615 पैसेंजर की सीट रखता होता है। तो मतलब इतने बड़े ये जहाज़ हैं जिनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, लेकिन ये लिमिटेड ज़ाहिर बनते हैं और बहुत ही कम ब्रांड्स हैं जो इनको परचेज करते हैं। इनका एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी खासी दिलचस्प स्टोरी है। A380 जो है वो इंतहाई यूनिक तरीके के साथ मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके लिए वाइड रोड स्पेशल बनाई गई हैं जिससे उसका विंग ट्रांसफर होता है। और A380 वैसे भी पेट्रोल कंजम्पशन की वजह से सिर्फ लार्ज रूट्स के ऊपर वायबल होता है। हिस्ट्री में सिर्फ 228 यूनिट्स बने। तो बैक एंड पे यानी वो जहाज कौन सा यूज कर रहे हैं, उसमें कितने पैसेंजर आ सकते हैं, पैसेंजर्स कितने आ रहे हैं, इतनी सारी चीजों का हिसाब किताब रखना होता है एक एविएशन इंडस्ट्री को अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो ग्लोबल लेवल पे फिर एयरबस और बोइंग का कंपटीशन जा रहा है आपस में, और फ्रंट एंड के ऊपर ये जो ज़ाहिर है एयरलाइंस हैं उनका कंपटीशन चल रहा होता है। तो इसमें एमिरेट्स ये है कि इसकी जो बिजनेस क्लास है वो बहुत एक्सपेंसिव है, स्पेशली दुबई से न्यूयॉर्क जाने वाली। हत्ता कि जबकि इकोनॉमी क्लास बहुत सस्ती पड़ती है उसके मुकाबले में। तो होता ही है कि हम लोग इस चैप्टर में भी कंसेप्ट पढ़ेंगे कि वो उन चंद फ्लाइट से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं क्योंकि उसमें बिजनेस बंदा सफ़र करता है, तो वो उन्होंने एक्सपेंसिव रखी हुई है, और उसके बदले में बाकी फिर फ्लाइट्स को लो कॉस्ट के ऊपर सेल कर सकते हैं क्योंकि कंपनी बहरहाल प्रॉफिट उसमें अर्न कर रही होती है। तो ये कैश काउ के तौर पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं उन फ्लाइट्स को। इसका कंसेप्ट इसमें डिटेल में आएगा। ये दिलचस्प फैक्ट है कि अर्थ के रिसोर्स के अंदर वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो एल्युमिनियम पाया जाता है, मेटल 8%, और यही यूज़ होता है प्लेन्स के अंदर। तो ये चैप्टर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के ऊपर है। प्लानिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने फ्यूचर इवेंट्स का अंदाज़ा लगा के कि क्या होंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स किस तरह हम अचीव कर सकते हैं, आने वाले हालात के अंदर क्या हो सकता है। तो इवन एज एन इंडिविजुअल आप देखेंगे, एज ए कंज्यूमर हम लोग भी अपनी लाइफ के अंदर प्लानिंग कर रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट प्लान बना रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ाई का प्लान बना रहे होते हैं, इवन ड्रेस का प्लान कर रहे होते हैं कि जी आज जुम्मे आज क्या ड्रेस पहना जाए वगैरह वगैरह। तो स्टडी और टैक्टिक्स के अंदर जो एक क्रिटिकल डिफरेंस है, स्टडी यूजुअली लॉन्ग टर्म होती है और हायर एंड पे होती है, जो टॉप मैनेजमेंट है उसने डिसाइड करनी होती है। टैक्टिक्स उसके बिलमुकाबिल यूजुअली मिडिल मैनेजर्स जो है ना वो डिसाइड करते हैं, और टैक्टिकल मूव्स वो शॉर्ट टर्म होती हैं।
तो लॉन्ग टर्म एम्स अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी कहला रही होती है। फॉर एग्जांपल टोयोटा का एक ये इंसिडेंट हुआ था कि उसको 23 लाख यूनिट यूएस से 2010 में वापस लाना पड़े क्योंकि उसके एक्सीलरेटर वगैरह में कुछ इश्यूज आ गए थे। तो वो एक मूव जो टेम्परेरी उसको नुकसान दे रही थी लेस देन 1 ईयर के लिए, लॉन्ग रन में वो उसी ब्रांड के लिए बेनिफिशियल है कि लॉन्ग रन में वो उसकी रिप्यूट को बचाएगा। बाकी डिफरेंट लेवल्स होते हैं स्ट्रेटजीज और प्लानिंग के। फॉर एग्जांपल एक्चुअली क्या होता है कि कॉर्पोरेट लेवल्स जो लार्ज कंग्लोमरेट्स होती हैं उसके अंदर ना 3 डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं, जो यहाँ फिगर 12.1 के अंदर दी हुई है कि आप एक कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है कि जो मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन है उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो यहाँ पे बैठी होती है, उसने सिर्फ बिजनेसेस के की स्टैट्स देखने होते हैं। उससे निचले लेवल पे आएंगे तो बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजी आपको मिलेगी जिसके अंदर डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स आपको मिलेंगे, और फिर उससे भी नीचे आएंगे तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी मिलेगी जिसके अंदर आपको वेरियस डिफरेंट फंक्शन, यानी एक बिजनेस के अंदर सर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, एचआर है, फाइनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह ऑपरेशन वगैरह जो भी है वो इंटरनली हो रहे हैं। तो 3 डिफरेंट लेयर्स बन रही होती हैं। टॉप लेवल के ऊपर जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो ज़ाहिर है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करनी होती है और वो यूजुअली टारगेट्स पे लोअर को देते हैं। उसकी बेस पे फिर आप बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसकी बेस पे फंक्शन लेवल स्टडीज बन रही होती है। तो सर ऐसा देखा जाए तो बाज़ से रोल बहुत नीचे होता है, लेकिन आपको बहुत टॉप पे समझना होता है कि टॉप मैनेजमेंट क्या इस वक़्त चाह रही है, एक्सपेक्ट कर रही है और उन गोल्स को हम लोग किस तरह अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मित्सुबिशी बहुत लार्ज कंग्लोमरेट है, इसके कई बिज़नेसेस हैं, शीशा भी बनाती है, ये बेवरेजेस भी बनाती है, गाड़ियाँ भी बनाती है, एयरक्राफ्ट, शिप्स, एनर्जी, केमिकल्स, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर, लॉजिस्टिक्स, ऑयल्स, ऑप्टिक्स, इतनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर ये कंपनी, एक ब्रांड, एक कॉर्पोरेशन जो है ना वो इन्वॉल्व है। तो ज़ाहिर है इसके हर डिफरेंट जो डोमेन है वो उसके सेपरेट बिजनेस यूनिट्स होते हैं, उनके सेपरेट टारगेट्स होते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आ जाते हैं विजन एंड मिशन के। विजन क्या होता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड होता है कि मुस्तकबिल में कंपनी कहाँ पहुंचेगी, कहाँ पे क्या बनना चाह रही है, और मिशन होता है कंपनी की यही डिटेल, इसका जो सिंपली कह सकते हैं आप वो स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्पस है या रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है कि एक कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है, क्या टास्क वो परफॉर्म करती है। तो ये स्टेटमेंट लेके जाती है आपको उस विजन तक। फिर मिशन स्टेटमेंट के अंदर भी ना फर्दर 2 तरीके होते हैं डिफाइन करने के, प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी हो सकती है और मार्केट ओरिएंटेड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल रेलवेज ये भी कह सकती है वी रन ट्रेन्स, और मार्केट डेफिनेशन क्या होगी कि वी आर ट्रांसपोर्टर ऑफ पीपल एंड गुड। यानी जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन है उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें फियर क्या है कि कंपनी प्रोडक्ट ओरिएंटेड बन सकती है। मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन में क्या है कि कंज्यूमर नीड हम कौन सी फुलफिल कर रहे हैं, सोसाइटी को क्या बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, इसके ऊपर फोकस होता है। तो ये चीजें हैं देखने वाली। इसी तरह मतलब वेरियस डिफरेंट एग्जांपल्स इस चार्ट के अंदर दी हुई हैं कि बाकी बिजनेसेस भी अपने आप को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेसेस जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं उन्होंने अपने आप को डिफाइन करना होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस करने होते हैं, क्योंकि उनका लार्ज बिल्कुल इस तरह छोटी-मोटी चीज़ों का लोग कर रहे होते हैं, इसी तरह लार्जर बहुत सारे उनके बिजनेसेस होते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो उन्होंने बात कर प्रोडक्ट्स के या इवन बिजनेसेस के एनालिसिस करने होते हैं जिन्हें एसबीयू कहा जाता है एक बिजनेस को, यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अमूमन डिस्टिंक्ट मिशन भी होता है, प्रोडक्ट भी उसकी डिफरेंट होती है और मार्केट भी, यानी उसका कस्टमर भी डिफरेंट होता है। तो ये इसके अंदर एक क्रिटिकल डिफरेंस आता होता है। तो एक एसबीयू दूसरे एसबीयू से डिफरेंट होता है और उस हिसाब से उनको प्लानिंग करनी होती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल एंग्रो की आप वेबसाइट पे चेक करें, इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन है, वो फूड भी दे रही है, एनर्जी में भी है, केमिकल्स में भी है, फर्टिलाइजर्स में भी है, तो मल्टीपल डिफरेंट बिजनेस के अंदर। हालांकि वैसे रिसेंटली एंग्रो लोकल कंपनी थी, लेकिन उसको डच कंपनी ने इसका ब्रांड ऑलपर्स वगैरह का मेजर स्टेक्स जो है ना उसको सेल कर दिया 2016 से। वैसे पाकिस्तान वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है मिल्क प्रोडक्शन। तो इसी तरह और डिफरेंट ग्रुप्स भी आपको मिलेंगे, ये मैपल लीफ, कोहिनूर मैपल लीफ ग्रुप में, अब कोहिनूर उसका ग्रुप बिल्कुल अलग है, टेक्सटाइल के ऊपर फोकस ज्यादा है, मैपल लीफ जो है वो इसका सीमेंट है। वो अगेन ब्रॉडली स्पीकिंग दो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स बन जाते हैं। तो एक टूल इसके अंदर बीसीजी मैट्रिक्स है, ये एक अमेरिकन कंपनी बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप ने बनाया था। इसने ये अंदाजा लगाया था कि क्या कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स किस तरह चाहिए होती हैं, तो एक बिजनेस खरीदने के और सेल करने के मशवरे वो किस तरह दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो ग्रिड बनाई है, ग्रोथ रेट इन्होंने एक एंड पे ले लिया, रिलेटिव मार्केट शेयर के क्या है, जो लीडर है उसके मुकाबले में आपकी कंपनी कहाँ जा रही है। आप खुद लीडर है तो आप दूसरे से आगे होंगे, और अगर आप खुद लीडर नहीं है तो उस केस में आप बैक एंड पे आ रहे होंगे। और दूसरे एंड के ऊपर यूजुअली मार्केट ग्रोथ रेट लिया जाता है, जिसमें अराउंड मिडिल कंट्री का जीडीपी ले लिया जाता है। अगर आप उससे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं तो आप ऊपर आ रहे होंगे, अगर उससे स्लो ग्रो कर रहे हैं तो नीचे आ रहे होंगे। तो मार्केट ग्रोथ रेट आल्दो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन अमूमन जब
ग्रो करती है कंपनी तो फिर उसको कैश कंजम्पशन भी बढ़ती है, क्योंकि उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी एक्सपेंशन के लिए खर्चे करने पड़ते हैं। ऑन द अदर एंड जो मार्केट शेयर जितना आप ज़्यादा कर लेते हैं, उतना कैश ज़्यादा जनरेट होता है। तो इसके बेस के ऊपर ये 4 का ग्रेड बनता है कि रिलेटिव मार्केट शेयर जब हाई है तो और मार्केट ग्रोथ कम है तो कैश काउ। हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि कम से कम 1, 2, 3 हमें कैश काउ मिल जाएँ, कि मार्केट शेयर मैक्सिमम हो, ग्रोथ उस वक़्त कम आ रही होगी और हमें कैश ज़ाहिर है इस वजह से ज़्यादा मिले। ऑन द अदर एंड ज़ाहिर है कैश काउ बनने से पहले अमूमन चीज़ें स्टार बनती हैं और स्टार जो है वो पैसा काफ़ी कंज़्यूम करता है, क्योंकि ग्रो कर रहा होता है बहुत हाई स्पीड में। तो जब तक ग्रो होके कूल डाउन होके कैश काउ नहीं बनता, तब तक फाइनेंशियल कंज़म्पशन इसकी हाई रहती है। ऑन द अदर एंड डॉग क्या होता है कि ये दोनों चीज़ों में लो है, मार्केट ग्रोथ रेट भी इसका लो है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी इसका लो है। तो इसके बारे में यही होता है कि इसको या रखना भी है कि नहीं रखना। और स्पेशली क्वेश्चन मार्क भी यही होता है कि इसके अंदर क्या है कि ग्रोथ तेज़ कर रहा है तो आपको उम्मीद ही होती है कि शायद ये स्टार बन जाए, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा लालच होता है कि पैसा लगा लिया जाए। ठीक है, डॉग्स को अक्सर डाइवेस्ट कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। इसके ऊपर ये लालच होता है कि और डर ये होता है कि ये ना हो कि पैसा लगाएँ उसके बावजूद ये सिर्फ डायरेक्ट डॉग बन जाए, स्टार ना बन सके। तो मतलब ये रैशनल होता है बीसीजी मैट्रिक्स में। ऑल्दो अगेन ये ओवर सिंपलिस्टिक है और इसकी कैलकुलेशन और एग्जैक्ट एनालिसिस वो काफ़ी डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना। बट स्टिल ये एक टूल है जो अक्सर बुक्स के अंदर मेंशन किया हुआ है और इसको यूज़ किया जाता है। तो ज़ाहिर है वो आप ग्रिड देख के बता सकते हैं कि स्टार से क्या मुराद है, हाई मार्केट ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर, कैश काउज़ के अंदर मार्केट ग्रोथ कूल डाउन हो जाती है लेकिन शेयर हाई होता है। और क्वेश्चन मार्क्स और इसी तरह डॉग्स, ये 4 की टर्म्स इसके अंदर बनती हैं, उसके हिसाब से भी कंपनीज़ डिसीजन ले रही होती हैं। फिर स्वॉट एनालिसिस आता है, ये बड़ा फेमस है मार्केटिंग में भी और इन जनरल बिज़नेस के अंदर आप लोग देखेंगे मैनेजमेंट वगैरह में पढ़ाया जाता है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, जैसे इंडिविजुअल्स की भी हम लोग लगाते होते हैं। और इसी तरह अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है, यानी एनवायरनमेंट के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंपनी कैश कर सकती है। और थ्रेट यानी एनवायरनमेंट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पूरी इंडस्ट्री को, जो हमारे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं, उसके लिए फ़ियर का एक एलिमेंट है। लेकिन इनको मर्ज करके लोगों ने फर्दर ग्रिड्स भी बनाए हुए हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ से अपॉर्च्युनिटी भी कैश कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ से मिलके कोशिश करें थ्रेट को भी किसी तरह बीट करने की या बायपास करने की और इसी तरह वीकनेसेस की कॉम्बिनेशन यूज़ की जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती हैं और अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होती हैं। ये पॉजिटिव होती हैं, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। इसकी वेरियस डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। कंपनी के पास फाइनेंशियल स्किल है, टेक्निकल स्किल है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा हैं, कम है तो वीकनेस भी हो सकते हैं। इसी तरह एक और ग्रिड है एन्ज़ ऑफ मैट्रिक्स, जिसको प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी कहा जाता है। ये फिगर 12.3 के अंदर शो किया हुआ है। ये भी काफ़ी सिंपल टूल है कि कंपनी के पास ऑप्शन है कि अपनी प्रोडक्ट को और मार्केट को, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक्जिस्टिंग मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करें या न्यू प्रोडक्ट के अंदर जो है ना उसको न्यू प्रोडक्ट डेवलप करें और उसके अंदर एक्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर न्यू प्रोडक्ट ले आएँ, ठीक है? या एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में ले जाएँ। जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था ब्रांड डेवलपमेंट ग्रिड का, ये उससे बहुत मिलता-जुलता है, लेकिन इसमें ब्रांड्स की बजाय प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं। तो ब्रांड नेम का इससे ताल्लुक नहीं है। इसमें ये होता है कि अगर कंपनी डायरेक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे जाए तो उसमें रिस्क एलिमेंट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट भी नई होगी और मार्केट भी नई होगी। तो अमूमन कंपनी स्लोली इस तरह ग्रो करती है कि पहले मार्केट पेनिट्रेट करती हैं, फिर यूजुअली या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगी या प्रोडक्ट को न्यू उसमें ले जाएँगी और फिर न्यू प्रोडक्ट्स पे और इवेंचुअली ये कि न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लेके जाया जाता है। तो ये भी अगेन एक्सपेंशन का एक तरीका है। इवन दूसरे मुल्कों के अंदर इसी तरह चली है। तो मैट्रिक्स अप्रोचेस के इश्यूज़ हैं कि ये ओवर सिंपल करती हैं सारी चीज़ों को, इसलिए इतनी प्रिसाइज़ नहीं होती। इसलिए ऑब्जेक्शनेबल भी हैं, इनके कॉन्स भी हैं डिफरेंट। बाकी ऑर्गेनाइज़ेशन टाइप्स हैं, वेरियस डिफरेंट की कंपनी काम किस तरह करती है, फंक्शनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइज़ेशन है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, मार्केट या कस्टमर मैनेजमेंट ओरिएंटेशन है। यानी फंक्शनल में क्या होगा कि आप जो अक्सर कंपनीज़ में यही होती है कि फंक्शंस की बेस पे डिवाइड किया होता है, मार्केटिंग फंक्शन अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। ज्योग्राफिक में क्या होता है एरियाज़ वाइज़ जो बहुत बड़े ग्लोबल लेवल पे या इवन कंट्री लेवल पे बाज़-औक़ात शहरों के लिहाज़ से या एरियाज़ के लिहाज़ से ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या है कि प्रोडक्ट को कैटेगरीज़ को डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से मे बी एचडी टीवीज़ अलग है, लैपटॉप डिपार्टमेंट अलग है। और बाज़-औक़ात कस्टमर्स की बेस पे होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर बाज़-औक़ात क्या करते हैं कि जो आपका कस्टमर है, लेट्स से जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्टपेड और प्रीपेड कस्टमर है, तो उनकी सेपरेट जो है ना इंटरनल कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना लेती है कि जी प्रीपेड कस्टमर्स को अलग और पोस्टपेड को अलग एम्प्लॉइज़ डील करेंगे। अब ग्लोबलाइज़ेशन के ऊपर आते हैं, दुनिया के अंदर बहुत स्पीड में कंपनीज़ मल्टीनेशनल होती जा रही हैं। 50 सालों में 1960s में कहते हैं सिर्फ 7,000 कंपनीज़ थी जो इंटरनेशनल थी। 1990 में ये 30,000 हो गया नंबर, 2006 में तकरीबन 80,000 का एस्टीमेट था
और इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा कंपनीज हैं जो कई मुल्कों के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। तो इनको ग्लोबल फर्म कहा जाता है जो कई कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही होती है और ज़ाहिर उसको सर्टेन एडवांटेजेस हो जाते हैं। वो रॉ मटेरियल कहीं और से ले लेती है, बाद प्रोडक्शन कहीं और से करवा लेती है, सप्लाई कहीं और कर लेती है, जहाँ-जहाँ से उसको बेहतर चीज़ें मिल रही होती हैं। काउंटर ट्रेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है इंटरनेशनल लेवल पे। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा बार्टर। पास्ट में क्या होता था कि लोग प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट चेंज कर लेते थे कि कैश की बजाय चीज़ों को चीज़ों से बदल लें। तो काउंटर ट्रेड में क्या होता है कि अभी भी कंट्रीज लेवल पे काउंटर ट्रेड चलता है कि पैसा देने की बजाय वो कोई गुड्स और सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम में टैरिफ्स और कोटास का कंसेप्ट। टैरिफ्स क्या होता है कि कंट्रीज जो है ना वो मुल्कों के ऊपर टैक्स लगा देते हैं कि अच्छा जी फलां मुल्क से अगर आएगी या दूसरे मुल्कों से अगर चीज़ आएगी तो उसके ऊपर हम इतना टैक्स लगाएँगे। मसलन अमेरिका और चाइना का रिसेंटली हुआ था ट्रेड वार। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि अमेरिका ने कहा जी कि चाइनीज़ इम्पोर्ट के ऊपर हम टैरिफ जो है ना वो 25% लगा रहे हैं। तो चाइना ने भी जो है ना वो फ़ौरन अगले ही दिन उसने भी कहा कि ठीक है जी हम भी 25% कर रहे हैं। तो इस तरह की ये ट्रेड वार भी हो रही होती है। उनका मकसद आपस में क्या है कि एक-दूसरे को हम यानी लालच भी है एक तरफ कि किसी तरह हम ज़्यादा ग्रो कर जाएँ और दूसरी तरफ ये भी होता है कि जी दूसरे मुल्क को अगर ज़ाहिर है दूसरे मुल्क की आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो दूसरा मुल्क भी आपकी रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ये इसमें इश्यूज़ भी ये नहीं आते होते। फिर कोटाज़ हैं, कोटा ये होता है कि लिमिटेशन बाद अगर लगाई होती है आपने कि जी एक मुल्क से हम सिर्फ इतना लेंगे। बाद अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए या बाद इंटरनेशनली एक फेयर डील के लिए या जिस कंट्री की क्वालिटी हाई होती है उससे उतना उस हिसाब से कोटा सिस्टम रख लिया जाता है। इसीलिए ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है 1995 में। एज़ ऑफ 2020 इसके 164 कंट्रीज़ मेंबर्स बन गए जिसमें इस तरह के इश्यूज़ वगैरह डील करने। फ्री ट्रेड ज़ोन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ यूरोपियन यूनियन की है, नाफ्टा, सार्क, ये वेरियस डिफरेंट जो है ना वो बने हुए। सार्क लोकल है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये 8 ममालिक जो है ना वो इसके मेंबर्स बन चुके हैं। बाकी कल्चरल डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रोवर्सी है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो दुनिया को अमेरिकनाइज़ भी कर रहे हैं, मॉडर्नाइज़ भी कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। फॉर इंस्टेंस आप एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं सिर्फ। एक्सपोर्टिंग में क्या है कि आपने प्रोडक्ट बनाई और सेल कर दी। पाकिस्तान का बहुत सा मसलन टेक्सटाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन इससे बेहतर क्या है फिर इससे अगला लेवल ये मसलन जैफरजीज वगैरह लोकल ब्रांड है ये एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे ऊपर लेवल क्या होता है फिर कि आप लाइसेंसिंग करते हैं। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि आप फॉरेन मार्केट में जाते हैं लेकिन कंपनी को ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स का ना आपस में डील कर लेते हैं कि जी किसका यूज़ होगा और उसके साथ इसमें थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट लेवल हायर हो जाता है, इसमें आपका थोड़ा रिस्क एलिमेंट और बढ़ जाता है। तो एक स्टेप इसके अंदर जाते हैं, इसकी जो सबसे फेमस टाइप है वो फ्रेंचाइजिंग है। एक कंट्री अब पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें जो मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेज़ खुली हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीनॉर की खुली हुई हैं, ये सारे फॉरेन कंपनीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने फ्रेंचाइज़ीज़ दिए हुए हैं और लोकल कंपनीज़ को वो अपना ब्रांड नेम यूज़ करने देते हैं, उसके बदले में लोकल बंदों को भी फ़ायदा हो जाता है, उनको जॉब्स मिल जाती हैं, अपना बिज़नेस मिल गया एक बंदे को, उसने लोकल को हायर कर लिया। तो दोनों के लिए जो है ना सर्टेन एक एडवांटेज एक बेनिफिट अर्न हो जाता है। तो फ्रेंचाइजिंग एक टिपिकल एग्जांपल है लाइसेंसिंग की। उससे अगली स्टेज फिर होती है जॉइंट वेंचरिंग। जॉइंट वेंचरिंग में क्या होता है कि 2 कंट्रीज़ एक लोकल कंपनी और एक फॉरेन कंपनी मिल के जॉइंट वेंचर करती हैं। वो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लेती हैं कि कितने-कितने कौन लगाएगा और उससे किस तरह वो आगे चले। और फाइनल हाईएस्ट लेवल ऑफ जो है ना फिर रिस्क वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है। इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको पैसा भी उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन आपको उसके बदले में ओनरशिप और कंट्रोल भी उतना ही हाई मिलता है। तो ये एक्सपोर्टिंग से लेके फिर लाइसेंसिंग, फिर जॉइंट वेंचरिंग और फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस तरह जो है ना लेयर राइज़ होती है। ठीक है जी, इसके बाद एक टर्म और प्राइसिंग के अंदर ग्लोबल मार्केटिंग मिक्स इसी तरह आपने यूज़ करना होता है। इसमें एक टर्म होती है डंपिंग की। डंपिंग क्या होता है समटाइम्स एक मुल्क जो है ना वो उसके बाद चीज़ें बच गई तो वो जानबूझ के बहुत सस्ती प्राइस में जो है ना इवन कॉस्ट से भी नीचे बाद दूसरे मुल्क में भेज देता है। वहाँ की बाद इंडस्ट्री को तबाह करना जो है ना वो मकसद होता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इस तरह के केसेस हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सिस्टम पूरा बनाना, प्रोडक्ट और प्रमोशन के अंदर वेरियस ऑप्शंस होती हैं। एक समटाइम्स क्या होता है कि दूसरे मुल्क के हिसाब से आपको प्रोडक्ट अडॉप्ट करनी पड़ती है, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं और इसी तरह प्रमोशन में भी यही होता है। क्योंकि एक कल्चर की लैंग्वेज या जोक्स इवन वो बाद का दूसरा कल्चर नहीं समझ पाता। तो आपको उस हिसाब से कम्युनिकेशन भी अपनी प्रमोशन भी चेंज करनी पड़ती है, प्रोडक्ट उस हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। तो ये वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं उसमें। बाकी वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमीज एंड एम्प्लॉयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पूरी दुनिया की 86 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2018 की वो एक चार्ट के अंदर बनाई हुई है। वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस बन रहा था 20 ट्रिलियन डॉलर के साथ, उसके बाद चाइना, लेकिन जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है वो चाइना लग रहा है चंद सालों में ही आगे बढ़ेगा। जापान, फ्रांस, जर्मनी जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो उसमें नजर आ रहे हैं
जबकि इन्होंने एंड में रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का एक बहुत छोटा सा सेक्शन वो कर दिया है कि बाकी सारी दुनिया मिला के वो इतना सा पोर्शन कवर कर रही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं, ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये तो हैं प्राइवेट कंपनीज और कुछ हैं गवर्नमेंट एंटिटीज। तो यूएस ने दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स रखी है, 32 लाख एम्प्लॉइज। उसके बाद चाइनीज आर्मी आती है 23 लाख। उसके बाद वालमार्ट है जिसका टोटल को 22 लाख एम्प्लॉय बनता है। मैकडोनल्ड्स के टोटल 19 लाख बनते हैं। तो एक कंट्री ऑफ रीजन भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यूके हेल्थ सर्विस, इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, कोरियन आर्मी, रशियन आर्मी, चाइना का पोस्ट डिपार्टमेंट, स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन इनकी गैसोलीन कंपनी है, ठीक है, होन हाई या फॉक्सकॉन ताइवानीज, फिर वॉक्सवैगन जर्मन, उसमें 6.5 लाख एम्प्लॉई है, अमेजोन, और फिर पाकिस्तान आर्मी आती है 15 नंबर पे 6,40,000 एम्प्लॉइज के साथ। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड ग्रोथ है कि कौन सी कंट्रीज जो है ना वो कितना ग्रो करेंगी। तो ये अंदाजा लगाया हुआ 2030 का। लेट्स सी एक्चुअली क्या होता है। उस हिसाब से चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट होगा, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट होगा और यूएसए थर्ड नंबर पे आ जाएगा। इसमें जो सरप्राइजिंग राइज है वो टर्की और इजिप्ट वगैरह का है कि ये भी एक्सपेक्टेड है कि टॉप 10 में पहुंचे होंगे तब तक। बाकी पाकिस्तान लोकल कंपनीज का एमएनसीज के साथ कंपटीशन है। टी के अंदर पाकिस्तान विन कर रहा है बहुत हैवीली, यूनिलीवर के ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन से ज्यादा। उसके मुकाबले में बिस्कुट्स के अंदर भी लोकल ब्रांड है, इंग्लिश बिस्कुट्स मैन्युफैक्चरर, जिसके बहुत सारे ब्रांड है, रियो, ग्लूको, नान खताई, फार्म हाउस कुकीज, बटर पफ, क्लिक, मैरी, साल्टेश, पीनट पिक और सुपर। और इसके बिलमुकाबिल में कंटिनेंटल बिस्कुट लिमिट सीबीएल के हैं बाकी सारे ब्रांड, कैंडी, ओरियो, प्रिंस, टाइगर, गाला वगैरह। इस तरह एनिमेशन इंडस्ट्री में भी ये हो रहा है कि लोकल जो है ना इंडस्ट्री, इसमें ये तीन बहादुर वगैरह ये लोकल उन्होंने बनाई है और बहुत ज़बरदस्त उसमें चली है। उस ज़माने में भी उसने 6 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था इंटरनेशनल ब्रांड से ज़्यादा। इसी तरह फिर लेटर ऑन 2018 में अल्लाह यार एंड लेजेंड ऑफ मार्को आई, उसने भी 5 करोड़ से ज़्यादा अर्न किया, जो अनरियल इंजन के ऊपर बनाई है इन्होंने। और अब फर्दर भी एक और सीरीज भी आजकल बना रहे हैं ये नेक्स्ट एनिमेशन। फिर डोंकी किंग आई है, इसने प्रमोशन के ऊपर बहुत हैवीली लगाया था, इसने 25 करोड़ अर्न किया बॉक्स ऑफिस के अंदर। ये मतलब डिफरेंट जो है ना लोकल टैलेंट पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, टेक्सटाइल सेक्टर, स्पोर्टिंग गुड्स पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे चलती हैं, इतनी हाई क्वालिटी बन रही हैं। तो बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान बहुत आगे है, आर्मी में, टूरिज्म में, मोटरसाइकिल में, और बहुत सारी और लाइफ स्टॉक वगैरह के अंदर भी। इवन इंटेलिजेंस के अंदर 4th नंबर पे रैंक किया गया इसे। फॉर्ब्स ने टॉप 15 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में भी रैंक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड बहुत हैं, सिर्फ ये कि इन चीज़ों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना और मुस्बत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना, ताकि ग्लोबल लेवल के ऊपर भी पाकिस्तानी ब्रांड्स और कंपनीज को जाएं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 12 की टर्म्स हैं।